नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। कभी एक नगर निगम तो कभी दो नगर निगम। एक बार फिर से जयपुर के दो नगर निगमों को मिलाकर एक कर दिया गया है और वार्ड भी 250 से घटकर 150 रह गए हैं। वार्डों के परिसीमन की अधिसूचना भी जारी हो गई है। ऐसे में 100 पार्षद बेरोजगार हो गए। गहलोत सरकार ने 2019 में जयपुर, जोधपुर और कोटा में दो नगर निगम बना दिए थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने मार्च 2025 में फिर तीनों शहरों के दो निगमों का विलय कर दिया था और एक नगर निगम फिर से कर दिए थे। अब वार्डों का भी परिसीमन कर दिया है और वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत चुनाव कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। इस बीच वार्डों के परिसीमन को लेकर सियासी जंग भी शुरू हो गई है। विपक्ष का कहना है कि वार्डों के परिसीमन से जनता को परेशानी होगी। छोटी जनसंख्या होने के कारण विकास कार्य जल्दी होंगे, लेकिन पिछले 5 साल में हालात इससे उलट दिखे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि वार्डों के परिसीमन और निगमों के एकीकरण से आखिर किसको फायदा होगा और किसको नुकसान। आज बात लोकल सरकार के एकीकरण पर। और चलिए डिबेट करते हैं। लोकल सरकार के एकीकरण को लेकर ही हम चर्चा कर रहे हैं और इसके लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए बीजेपी से विकास बारहट जी, स्वागत है विकास जी आपका। कांग्रेस से आरसी चौधरी जी हमारे साथ है। आरसी जी आपका भी बहुत स्वागत है। विषय विशेषज्ञ चंद्रशेखर पराशर जी भी मौजूद है। चंद्रशेखर जी आपका भी स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक सुभाष शर्मा जी भी चर्चा में मौजूद है। सुभाष जी आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद खास मुद्दा है। विकास जी आपसे शुरुआत करते हैं। पिछली सरकार ने बेहतरी के लिए ये कोशिश की कि जब ज्यादा वार्ड होंगे, छोटे छोटे वार्ड होंगे, विकास ज्यादा बेहतर हो सकेगा, फोकस हर शिकायतों पर हो सकेगा। इस मंशा के साथ ये किया जो कहना था। अब आप लोगों ने वापस उसे विलय कर दिया है, एक निगम। और इस तरह से अगर हम सिर्फ जयपुर की बात कर ले, 100 वार्ड यहां पर कम हो जाते हैं। क्या वाकई में इससे आम जनता को फायदा है या नुकसान है? देखिए, आप खुद भी पार्षद है, बेहतर बताएंगे। जी श्वेता जी, पिछली सरकार ने जो परिसीमन किया, मैं आपको बताऊं कि जब 2020 में चुनाव हुए उससे 1 साल लगभग पहले इन्होंने जब परिसीमन किया तो इन्होंने भी 150 वार्डों का ही पुनर्गठन किया था। लेकिन जब इन्होंने ये देखा कि शहरी सरकार जो है वो पूर्णतया भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में इन बोर्डों का गठन होने जा रहा है, जब इनके सर्वेज में ये आया तो किसी भी प्रकार से इन्होंने, गहलोत सरकार ने ये कयास लगाए, ये तरीके अपनाए कि कम से कम एक बोर्ड जो है वो इनके हिस्से में आ जाए और एक बोर्ड चाहे बीजेपी जीत जाए। तो जो पुनर्गठन वार्डों का इन्होंने किया, कहीं ना कहीं वो इन्होंने सत्ता लोलुपता में किया। इनका कहीं कोई उद्देश्य नहीं था जनता के भले के लिए काम करना। और उन पुनर्गठन के अंदर श्वेता जी, इन्होंने किसी वार्ड को, जो विशेष समुदाय के वार्ड थे जहां इनको पता था कि हम जीतेंगे, वहां इन्होंने 3,500 4,000 हजार वोटों के वार्ड बनाए। और अन्य वार्ड इन्होंने 11,000 हजार 12,000 हजार वोटों तक के भी बनाए, क्योंकि इनको वार्डों की संख्या ज्यादा जीतनी थी ताकि बोर्ड इनका बन पाए। जनता के कार्यों से इनका कोई सरोकार नहीं था। आज जो वार्डों का पुनर्गठन हुआ है वो पुनर्गठन कहीं ना कहीं, जो पिछले बोर्ड में 91 वार्ड थे, अगर उसको आप देखें तो ये मैं मानता हूं 1.5 गुने से भी ज्यादा वार्ड हैं। इन वार्डों के पुनर्गठन से श्वेता जी देखिए, आज 2 नगर निगम जयपुर में हो गए। खर्चा कितना बढ़ गया, सरकार के ऊपर इसका बोझ कितना आया। 2 बिल्डिंग्स जो है वो सरकार को चलानी पड़ रही हैं। कर्मचारियों की बंदरबाट हमें देखने को मिली। बोर्ड हमारा बीजेपी का था, सरकार कांग्रेस की थी ग्रेटर में। तो देखिए, जो 60% एरिया ग्रेटर में आता था, 40% हेरिटेज में आता था, इन्होंने कर्मचारी 40% ग्रेटर को दिए, 60% हेरिटेज को दिए। इस प्रकार की असमानताएं संसाधनों में भी इन्होंने करी। जहां पर सीवरेज को साफ कर रखने के संसाधन इन्होंने इसी प्रकार से बांटे। तो मैं मानता हूं कि जब आप कह रहे राजनीतिक फायदे के लिए सब कुछ किया गया, आम जनता का इससे कोई सरोकार नहीं, कोई सरोकार नहीं। अच्छा ठीक है, अब इसको वापस आप लोगों ने एक किया है, विलय किया है, परिसीमन किया जाएगा। परिसीमन को लेकर भी कहीं ना कहीं बहसबाजी है या बयान आ रहे हैं। अब क्या ये परिसीमन बीजेपी अपने हिसाब से कर रही है? देखिए, नगर पालिका, यही आरोप आपने उन पे लगाया कि भाई जितने जीत सके ज्यादा से ज्यादा वार्ड अपने फायदे के लिए। सिर्फ राजनीतिक फायदा इसमें दिख रहा है, पहले भी और अब भी। आप इसको स्पष्ट कर दीजिए। देखिए श्वेता जी, राजनीतिक फायदा कौन सी पार्टी लेती है? ये राजस्थान की जनता को आप लोगों ने भले तौर पर दिखाया है। जिन लोगों ने अपनी सरकार के समय सिर्फ निकायों को डिस्टर्ब करने का काम किया, निकायों के चुने हुए सभापतियों को सस्पेंड करके अपनी पार्टी के लोगों को बिठाने का काम किया, हमारे यहाँ ये रीति नीति हम लोग नहीं मानते हैं। हमारे यहाँ पर जो काम किया गया है वो सिर्फ जनता के हित के लिए किया गया है। दूसरा, जो आपने सवाल किया, तो मैं आपको बताऊं
कि हमारे नगर परिषद अधिनियम सरकार को ये शक्ति देता है कि वो निकायों के परिसीमन वार्डों के कर सकती है। हमने स्वतंत्र रूप से परिसीमन किए और आपत्ति के लिए निश्चित समय जो दिया जाना चाहिए था वो जनता को, और इनकी पार्टी के लोग भी आपत्ति उठाएं, उन आपत्तियों के निस्तारण के लिए हमने पर्याप्त समय दिया है और पूर्णतया लोकतांत्रिक तरीके से वार्डों का परिसीमन श्वेता जी किया गया है। इनकी तरह नहीं कि कहीं पर 3000 वार्ड है और कहीं पर वोट है। जवाब भी लेते विकास जी, आपको भी सुना सबने। आरसी जी, अब देखिए मंशा जो भी थी कांग्रेस की और बताया गया, आरोप उसके उलट ही विकास जी लगा रहे हैं, नहीं बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। और जो उद्देश्य था, जो मकसद था इतने सारे वार्ड करने का, 2 निगम करने का, वो पिछले 5 साल में जब आपकी सरकार थी तो सार्थक होता नजर नहीं आया, क्योंकि कुछ अलग, कुछ हटके, कुछ बड़ा बदलाव तो नहीं दिखा। अब ये वापस एक निगम हो रहा। आप बताइए मुझे कि पिछले जब आपकी सरकार थी 5 साल में जब ये फैसला हुआ, कितना फायदा हुआ उससे? अगर अब इसे बदला गया तो इससे नुकसान क्या होगा? श्वेता, आज का दिन है वो जयपुर की जनता पे काला अध्याय का दिन होगा। ये जयपुर की जनता पे प्रहार किया गया राजस्थान की पर्ची की सरकार के द्वारा। इस देश के दूरदृष्टा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने संविधान में 33वां और 34वां संविधान संशोधन की नींव रख के सुशासन की जो एक परिकल्पना की थी उस पे प्रहार किया है। ये भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र पे प्रहार है। सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी जो पर्ची से अपना मुख्यमंत्री चुना, उन्होंने सत्ता का केंद्रीकरण कर दिया। जिस जयपुर की जनता ने 500 हाथ चुने थे, आज इन्होंने 150 लोगों में बांट के दे दिया। विकास जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। गुजरात के मॉडल को पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी अपना मुखपत्र और आदर्श मानती है। उसी गुजरात के अंदर जब जनवरी 2025 के अंदर 9 नए नगर निगम बनाए जाते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी छाती ठोक के कहती है कि हमारी प्रतिबद्धता है विकेंद्रीकरण के लिए, शहरी विकास के लिए, जनता की भागीदारी के लिए और शासन की प्रशासन की पहुंच के लिए। और राजस्थान की पर्ची सरकार गुजरात से उल्टा करती है। एक कैसा दोहरा चरित्र हो सकता है? गुजरात में आप 9 नए नगर निगम बनाते हैं और यहाँ पे नगर निगमों का आप विलय करते हैं। उन्होंने कहा बजट का पुनर्वितरण, तमाम सब बातें चीज की। तो ये दिखता है क्योंकि पर्ची के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी जवाबदेही राजस्थान की जनता के चुने हुए विधायकों के लिए नहीं है, दिल्ली के लिए प्रतिबद्धता है। सत्ता का केंद्रीकरण करना है और जनता के हकों पे प्रहार करना है, लोगों की आवाज को दबाना है। यह सुनिश्चित भारतीय जनता पार्टी करने के लिए कर रही है। मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा कि हमने परिसीमन किया है। 2011 की जनसंख्या पे आप परिसीमन कर रहे हैं। 2021 में जनसंख्या की गणना करनी थी, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार नाकाम रही। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा हम 12,000 से 14,000 के बीच का वार्ड बनाएंगे। 12,000 से 14,000 के बीच का वार्ड बनाएंगे। एक वार्ड बनाते हैं 10,371 का और दूसरा वार्ड बनाते हैं 37,711 का। ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। ये जानती है कि जनता की अदालत में अगर हम जाएंगे तो इतने वार्डों के माध्यम से हम सफलता नहीं पा पाएंगे। पर्ची की अधिकारिता स्थापित करने के लिए बिना राय शुमारी के और तमाम इस प्रकार का ये किया गया है। यानी आप ये कह रहे हैं विकास जी पार्षद है, विकास जी की जगह जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं। छोटा वार्ड है, हर आदमी ये कहता है विकास हमारा भाई है। आज इतनी पहुंच विकास के घर से दूर क्यों? आखिर क्या वजह है जो इनके पड़ोसी वार्ड का जो पार्षद है, क्या वो कॉम्पिटेंट नहीं था? क्या जनता ने नहीं चुना था? उसके हक और अधिकार पे क्यों प्रहार किया? सत्ता का केंद्रीकरण क्यों हो रहा है? विकेंद्रीकरण करने का। चलिए, यानी आरसी जी आप ये कह रहे हैं कि कैसे हो सकता है? ठीक है, आपने भी एग्जांपल दिया, एक 10,000 का, एक 37,000 का वार्ड, यानी कि जो आप लोगों ने उस वक्त किया वही ये भी कर रहे हैं। उस समय अपने फायदे, आपने छोटे छोटे क्या बातें कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि परिसीमन का आधार क्या रहेगा? इन्होंने कहा कि जो स्थानीय निकाय के जो अधिकार है निश्चित रूप से परिसीमन का अधिकार रहते हैं, लेकिन परिसीमन का अधिकार राजनीति से प्रेरित हो, राजनीति के लाभ के लिए हो, जनता के हकों पे प्रहार हो, तो ये कैसे सुशासन बन पाएगा? मैं पूछता हूं, क्या वार्ड कम करने से कचरा नालियों से हट जाएगा? क्या सड़कों की मरम्मत तेज हो जाएगी? क्या प्रशासन की पहुंच नजदीक हो जाएगी? अगर 250 लोग जयपुर को नहीं संभाल पा रहे तो 150 कैसे संभाल पाएंगे? ठीक है, चलिए, आपका सवाल जायज है। आपने सवाल किया कि हाँ ठीक है, क्योंकि संख्या भी कम हो जाएगी, काम करने वाले हाथ कम हो जाएंगे, तो क्या काम बेहतर तरीके से हो पाएगा? चंद्रशेखर परमेश्वर जी हमारे साथ विषय विशेषज्ञ। चंद्रशेखर जी, परिसीमन को लेकर जो बवाल है, सवाल लगातार उठ रहे हैं। पहले 2 निगम किया जाता है, फिर वापस 1 कर दिया गया है। अब आपको क्या लगता है कि क्या ये कदम सही है? इससे कैसे बेहतरी होगी? नुकसान किसका है, फायदा किसका है, आम जनता की नजर में देखा जाए तो? श्वेता जी, दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं, दोनों ने जो बिंदु रखे हैं
उन बिंदु का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी। संख्या की जहाँ बात की है और क्षेत्र की बात की है, तकनीकी रूप से मैं जहाँ तक बात करूँ कि कोई भी क्षेत्र या वार्ड का जो भी क्षेत्र का निर्धारण हो वो पारदर्शी हो और फिजिकली आइडेंटिफाई करने लायक हो और इतना अच्छा परिसीमन हो कि मुख्य मार्ग हो और उससे परिसीमन हो तो बाद में पारदर्शिता रहेगी, व्यक्तियों को भी पता रहेगा हमारा क्षेत्र कौन सा है और हमारा वार्ड कहाँ है। दूसरी बात, भौगोलिक दृष्टि से भी हमको देखना पड़ेगा, कहीं उतार चढ़ाव उनका स्लोप है, कुछ भी है। टेक्निकली में देखा गया कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई नाली का निर्माण कर रहा, कुछ कर रहा, तो एक अपने क्षेत्र में कर रहा पर आगे जहाँ उसको आगे जोड़ना है वहाँ ज्योग्राफिकली कंडीशन दूसरी है और अगर उसने टेक्निकली ध्यान नहीं दिया तो पानी का स्लोप, मतलब इसको मजाक नहीं माने, ये वास्तविकता है, मैंने देखा गया। और कई क्षेत्र का शेप अगर आप देखो, मैपिंग के हिसाब से मैं टेक्निकल ध्यान दे रहा हूँ, बड़ी जेलीफिश की तरह और अमीबा की तरह हो जाती है, जिसको कहना चाहिए बड़ी हेपाजाड़ हो जाती है। तो इस टाइप के परिसीमन में एक थोड़े से कोण के आगे वार्ड दूसरा लगता है, दूसरा ये रहता है, व्यक्ति सदा कंफ्यूज रहते हैं, उनकी सीमा पारदर्शी नहीं होती है। तीसरी, आज टेक्निक इतनी आ गई है कि आप परिसीमन बड़ा बैलेंस और ट्रू कर सकते हैं, पर ये करेंगे नहीं, क्योंकि आप यहाँ तो ये है कि कौन से क्षेत्र में कौन रहते हैं ये इनके दिमाग से निकला ही नहीं है। अगर ये नहीं निकला है तो आज तकनीक भी बेमानी है और हाथी के दांत देखने के दिखाने की ओर है। जब दिल्ली 150 वार्ड में 1.5 करोड़ की आबादी बड़े सफलता से काम कर सकती है तो जयपुर में क्यों नहीं? मैंने कई बार प्लेटफॉर्म पे मीडिया पे भी कहा कि 2 नगर निगम के 1 हो जाने चाहिए, क्योंकि हमने देखा कहीं पोस्ट है तो संसाधन नहीं, कहीं संसाधन है तो पोस्ट नहीं, और सबसे बड़ी बात कम्युनिकेशन गैप इतना हो जाता है एक ही शहर में। मैं तो कहूँ कि यहाँ जो विकास की एक संस्था और है और 2 नगर निगम, जेडीए और भी जो संस्थाएं हैं उनमें एक कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता है तो ये 2 नगर निगम होकर एक बड़ी खाई हो जाएगी। तो मेरा एक कहने का मतलब, टेक्निक आज जब आ गई है, इस प्रकार के अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि आप बिल्कुल उनको जो आप कहिए कि हमको इस पॉपुलेशन पे इतना एरिया ये चाहिए, बड़ा आदर्श स्थिति आपको लाके वो बता दे देंगे। तीसरी बात यह है कि उसकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए, जो ये वार्ड की जो सीमाएं जो बरसों से हम देखते आ रहे हैं, ये मैं न केवल नगर निगम की बात कर रहा हूँ, आने वाले टाइम पे ये कई मेरे जो टेक्निकल बिंदु जो है ग्रामीण परिसीमन में भी लागू होंगे और उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि वहाँ ये राधे श्याम जी के मकान को सीधे हाथ को छोड़ते हुए, अरे हाथ तो सबके सीधे हैं, आप उसको सही पांति से लिखिए कि उसको किस दिशा में मोड़ना छोड़ना, अब उसकी भी जरूरत नहीं। अब क्यों नहीं है कि टेक्निक इतनी आ गई कि हर मकान के घर का लेटीट्यूड लैंडिट्यूड भी आप देख सकते हो और उसको आप ऐप बना के हर वार्ड का ऐप, उसके पार्षद का नाम और उनकी सब चीजें कर सकते हो। तो कहने का मतलब, अगर टेक्निक के साथ जोड़ेंगे, आपके मन में पारदर्शिता है, मन में सबके प्रति समदर्शी हैं, तो आपका वो ज़्यादा बैलेंस कर पाएंगे। अगर आपको जातीय समीकरण को दिमाग में रखेंगे तो ये बात अब कितनी भी कर लो पर ग्राउंड पे ये निर्भर किस पर करेगा? परिसीमन को लेकर जो बवाल हो रहा है, जैसे आपने कहा कि ट्रांसपेरेंसी हो सकती है, लेकिन होगी नहीं क्योंकि राजनीति ज्यादा हावी हो जाती है। देखिए, कोई इसे एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन उस नजरिए से, उस चश्मे से ही देखकर इसे किया जाएगा। जी, सही कह रहे हैं आप। तो फिर अब इसमें क्या कोई नियम नहीं है? नियम तो ये है कि जो ये बातें मैं इतनी चीज बताई तो निश्चित रूप से लोगों के मन में आएगा कि जब इतनी बातें हैं, तकनीक है, सब कुछ है, तो हमारे साथ ये क्या हो रहा है। तो निश्चित रूप से आवाज भी बुलंद होगी। आप जैसे चैनल के बाद से जब जा रही है तो काफी लोग इससे अवेयर भी होंगे जी, और उस अवेयरनेस का फायदा हमको लेना चाहिए और प्रशासकों को भी चाहिए कि जब आपको जिम्मेदारी मिली है तो आपको तकनीक और प्रशासकीय दृष्टि को ध्यान में रखें, राजनीतिक दृष्टिकोण को भूल जाएं। ठीक है चंद्रशेखर जी, अहम बात आपने कही। सुभाष शर्मा जी का रुख करते, राजनीतिक विश्लेषक है। सुभाष जी, 2 नगर निगम बनाना क्या गहलोत सरकार की ये गलती थी या वापस इसका एकीकरण करना मौजूदा सरकार की मजबूरी, राजनीतिक मजबूरी? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि डिसेंट्रलाइज ऑफ पावर्स जो है वो एक अच्छी चीज मानी गई है पूरी दुनिया में, लेकिन हमारे देश के साथ में और हमारे साथ में जो बड़ी चोट हो रखी है वो ये हो रखी है कि हमने सब सिस्टम को कॉपी किया है। हमारे जो बड़े लोग थे जिन्होंने सब सिस्टम लेट डाउन किया, वो विदेशों की यात्राएं करके आते थे, वहां देखकर जो आते थे वो यहाँ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते थे जी। तो जब कॉपी आदमी करता है, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे नगर निगमों का गठन हो, चाहे शहरी विकास हो, चाहे ग्रामीण विकास हो, जितने भी डिपार्टमेंट्स बने हैं इनके अंदर जो भी काम हुए हैं सारे विदेशों से आए हुए हैं, वहां से कॉपी की है। भारत का जो इंडिजिनस मॉडल था वो इन नेताओं के और इन अफसरों के दिमाग में कहीं दूर तक नहीं था। ये क्या करते हैं कि वहां कुछ देख के आते हैं, अच्छा अरे साहब ये तो बहुत अच्छा हो रहा है आपके। तो अब मेयर का जो कॉन्सेप्ट है, मेयर का कॉन्सेप्ट हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं था बेसिकली, हमारा गणसभाओं का कॉन्सेप्ट था। गणसभाओं से जो रिमोट एकदम जो छोटा समूह है, ढाणी है, उसका भी गणसभाएं बढ़ती थी, वो तो हम भूल गए और हम चले गए वहां यूरोप में, और यूरोप से ले आए मेयर का कॉन्सेप्ट।
अब मेयर का कॉन्सेप्ट ले तो आए, लेकिन आप इंप्लीमेंट कैसे करोगे उसको, ये आपके दिमाग में है नहीं। आप बताओ, एक ही शहर में हाउसिंग बोर्ड भी काम कर रहा है, जेडीए भी काम कर रहा है, और नगर निगम भी काम कर रहा है। नगर निगम का यदि इतना ही ठीक काम होता नगर निगमों का, तो ये जो कम्युनल बात चल रही है जिसके आधार पे ये हुआ है, और ये जो डेमोग्राफिक जो डिस्टर्बेंस आया है, डेमोग्राफिक जो जिसको डिसबैलेंस कह सकते हो आप, जिसकी वजह से अभी दूसरी पार्टी आई है, दूसरी ने ये किया, पहले वाली दूसरा काम किया, ये जो डिसबैलेंस हुआ है क्यों हुआ है, इसका सीधा सा मतलब है कि नगर निगम या नगर पालिका या नगर परिषद का जो काम था परकोटों के शहरों में, पुराने शहरों में, वो ठीक नहीं था, और जो वहां रहने वाले लोग थे वो दुखी होकर वहां से निकले, और जो नहीं निकले उनकी आते ठीक है, ठीक है, हमारे तो यही ठीक है। तो अब वो इतना डेमोग्राफिक डिसबैलेंस हो गया है कि सरकारें अब कुछ नहीं कर सकती, अब वो बात हाथ से निकल गई है। अब डर ये लग रहा है कि एक कम्युनल बेस के ऊपर एक एरिया किन्हीं कम्युनिटी के हाथ में ना आ जाए, इसकी वजह से ये काम हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, सवाल यहाँ ये उठता है जी, राजनीति का सवाल ये उठता है कि जिन सरकारों ने ये काम किए, उन सरकारों के खिलाफ क्या आयोग बैठाया गया, क्या उनको इस बात का पनिशमेंट मिलेगा? कोई सरकार आती है बीआरटीएस लेके आती है, दूसरी सरकार आती है बीआरटीएस को बंद करा देती है, एक सरकार आती है द्रव्यवती नदी को बनाती है, उसको पर्यटन साइड में साबरमती की तरह बनाना चाहती है, दूसरी सरकार आती है उसको डिमोलिश कर देती है, तीसरी सरकार आती है वो नगर निगम बना देती है दो, अब चौथी सरकार आती है नगर निगम का वापस पुनर्गठन। अरे भाई, आप कर क्या रहे हो? ये जनता का पैसा है, टैक्स पेयर की मनी है, आपकी नहीं है ये, और आप ऐसे ही मनमाने फैसले लेंगे तो ये जनता को जवाबदेही किस बात की है? क्या पुरानी सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कराया गया? क्या उनकी सुनवाई हुई? किन लॉजिकल ग्राउंड्स के ऊपर आपने 2 नगर निगम बनाए? किन लॉजिकल ग्राउंड्स के ऊपर आपने कहीं स्टडी करवाई? क्यों आपको कोई जनता की डिमांड आ रही थी? किसने कहा था आपको? दूसरी बात यह कि यदि आप रिमोट में यानी माइक्रो लेवल पर प्रशासन चाहते हैं तो क्या जनता का कोई सर्वे आपने किया? मैं पूछना चाहता हूं, आजादी के 75-76 साल के बाद क्या हम चुनाव कराते हैं उस तरह से? भारत में एक सर्वे नहीं होना चाहिए कि क्या हमारा जो मौजूदा जो वर्टिकल है? सुभाष जी, जायज है आपके सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन अब जनता का तो कोई सरोकार इससे रहता नहीं, जो फैसले पहले ले गए या जो फैसले अब लिए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इससे जनता का कोई फायदा है, या काम वैसे ही होते रहेंगे, जनता के बस अपने काम होने चाहिए, या वाकई में रियायत मिलेगी, वाकई में बदलाव होगा? ये जनता ओरिएंटेड काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जनता का शोषण करने के लिए सिस्टम बनाया था। उस सिस्टम को आप ढो रहे हो, और इस सिस्टम में कभी भी जनता का भला नहीं हो सकता है। आपको सिर जोड़कर पूरे देशवासियों को सोचना पड़ेगा कि हमारे देश के लिए क्या जरूरत है। ठीक है सुभाष जी, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। किस स्तर पर? बिल्कुल, आपने जो सवाल किया, आपने कटघरे में दोनों ही सरकारों को खड़ा किया है। एक ही कमेंट जरूर चाहेंगे आरसी जी, वक्त खत्म हो रहा है। जो अपने विषय विशेषज्ञ उनकी बात को सुन रहा था, उन्होंने उदाहरण दिया दिल्ली का। उन्होंने कहा कि 3 निगम थे, उनको मर्ज कर दिया, 200 जो बेहतर वार्ड थे उन्हें 150 वार्ड पे ले आए। लेकिन चंद्रशेखर जी ने यह नहीं कहा कि जो गुजरात है, जो भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है, उस मॉडल के अंदर 9 नए नगर निगम बनके और आज के दिन 17 नगर निगम गुजरात के अंदर हैं। वहां पे ये नजर नहीं आता। उन्होंने कहा प्रशासनिक पारदर्शिता का सवाल आप अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। 138 नंबर वार्ड सबसे छोटा 10,000 का वार्ड बनता है, एक 37,711 का बनता है। क्या इससे गवर्नेंस का मॉडल सुधरेगा? क्या ये राजनीति से प्रेरित नहीं है? क्या ये राजनीति को ध्यान रखे? ये अपनी जो संकीर्ण मानसिकता उसको दिखाया है। तमाम जो पर्सन है वो ये इस पर पटल पे उठते हैं। और ये जनसंख्या का आधार क्या था, वार्ड घटाने का आधार क्या था? जब आप विधानसभा बढ़ाने की बातें करते हैं, संसद का भवन नया बनाते हैं, कहते हैं हम संसदीय सीट बढ़ाएंगे, लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, और दूसरी तरफ आप केंद्रीकरण कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की उस मानसिकता को दर्शाता है कि लोकतंत्र की आत्मा में भरोसा नहीं और विकेंद्रीकरण। विकास जी, वक्त खत्म हो रहा है। देखा, लोकतंत्र की आत्मा में भरोसा। पहले तो मैं श्वेता जी आपके माध्यम से कह दूं कि इन्होंने 20 बार पर्ची सरकार बोला, बोलने को मैं भी पप्पू सरकार बोल सकता हूं, लेकिन मैं आपको आरसी जी एसन सीधे भाषा के लिए टोकना ही चाहूंगा। तो सबने देखा नहीं तो ये तो पोल तो नहीं, आप बताओ अरे तो पप्पू सरकार नहीं है क्या? सचिन पायलट अरे भैया मेरी बात, आप क्या आए थे ना अजय माकन जी, सरकार भाग गई, गहलोत साहब भाग गए। अरे गहलोत साहब तनोट चले गए, क्या लेने आए थे अजय माकन जी? क्या लेने आए थे अजय माकन जी? नहीं ये करते ना इसी बात पे श्वेता जी। अरे अजय माकन जी क्या लेने आए थे? अजय माकन जी क्या लेने आए थे बताओ ना।
इस्तीफे क्यों दिए थे आपके विधायकों ने? इस्तीफे क्यों दिए थे? नाकारा निकम्मा गद्दार क्यों हुआ था? पायलट को नाकारा निकम्मा गद्दार क्यों कहा था? बाड़ेसर में क्यों पड़े थे? यहाँ होटलों में क्यों पड़े थे? सर आपके कमेंट देखिए श्वेता जी, मैं बता दूं, ये आप तो इनसे ये पूछिए कि आपको क्या जरूरत आन पड़ी जब आपने 91 के 150 किए और फिर 150 के 250 किए। और मैं कह रहा हूं एक समुदाय विशेष के 3-3 हजार वोटों के बाद, समुदाय विशेष के 3-3 हजार वोटों के बाद आज में बात करते हैं कांग्रेस ने दिया तुष्टीकरण की नीति का परिचय समुदाय विशेष के 3-3 हजार वोटों के वार्ड करें ताकि ज्यादा लोग जीत के आए। एक मिनट सर को सर आपके ज्यादा खत्म हो गया सर, बस एक मिनट, बस विकास जी बस तुष्टीकरण की नीति से चंद्रशेखर जी विकास जी बोले दीजिए उन्हें। चंद्रशेखर जी एक सेकंड। हाँ देखो, आपकी तेज आवाज में जो मेरे अच्छे बिंदु है जिस पर वास्तव में काम करना चाहिए वो सरकार के लोग हैं ना, इनको नीचे बचा। विकास जी आप ऐसे बोलेंगे तो फिर नहीं, ऐसे नहीं, आपके विकास जी ऐसे नहीं, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड बोलने दीजिए। अजी ये पप्पू सरकार के लोग हैं भाई साहब, नहीं बोलने देंगे। नहीं, मैंने ये तो पप्पू सरकार परिवार के आगे नहीं जा सकती, परिवार की चमचागिरी करने वालों की ही बात करेंगे। बस विकास जी मुद्दे पे बात करते हैं, एक दूसरे पे आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। आप इस प्रकार से अगर बात नहीं, चंद्रशेखर जी फाइनल कमेंट। कमेंट। मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूं। अगर उदाहरण मैं दिल्ली का दे सकता हूं तो दूसरा भी दे सकता हूं। एक उदाहरण बताया था। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। जब इस टाइप की बात हो रही तो हमारे 2 नगर निगम बनाए थे। एक का नाम रखा था हेरिटेज नगर निगम और दूसरे का रखा था ग्रेटर। हेरिटेज की जहां तक बात है, जो जयपुर पहचाना जाता है हेरिटेज के नाम पे, वास्तविकता यह है कि आपने हेरिटेज के साथ आदर्श नगर, अम्माई रोड, बनी पार्क ये सब दे दिया और वहां जितने प्रशासनिक जो भी अधिकारी आए हैं उनको वर्ल्ड सिटी से कोई मोह नहीं था। क्यों? कि उसको वो बीमारू एरिया मानते थे और बाहर का एरिया विकास एरिया उनके लिए कोई कमाई का क्षेत्र था। ये बड़ी कटु बात है, पर मैं सही कह रहा हूं। आज भी अरे अवैध निर्माण करवाए आपने परकोटे में अवैध निर्माण चलिए ठीक है, मेरा पॉलिटिकल पॉइंट क्या हो रहा है सर एक सेकंड, स्टेटमेंट्स को प्रूव करने का काम मेरा पॉलिटिकल ये बात तो सुन लीजिए। पक्ष की बात नहीं करेगा वो बीजेपी, मेरा पत्रकार बीजेपी के, विश्लेषक बीजेपी के। अरे तो गुजरात में नगर निगम आप राजस्थान की बात करेंगे, जयपुर की बात करेंगे, सत्ता का किया, लेकिन ये तुष्टीकरण नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, बहुत खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया सरकार नहीं विकास जी, चंद्रशेखर जी, आशीष और सुभाष जी, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखिए बेहद अहम मुद्दा है लोकल सरकार का एकीकरण। यहाँ पर सरकार कर रही है, लेकिन एक भी विकास जी बस सर हो गई खत्म डिबेट खत्म हो गई। विकास जी डिबेट खत्म हो गई सर, अब हो गया। अहम मुद्दा है। देखिए अब ठीक है, सरकार फैसला ले रही है, परिसीमन को लेकर ट्रांसपेरेंसी की बात कही जा रही है, लेकिन सिर्फ आम जनता की तरफ से एक ही सवाल है कि आप 250 वार्ड बनाइए, आप 100 वार्ड बनाइए या 150 वार्ड बनाइए, आप फैसला कीजिए परिसीमन में कितनी जगह रखनी है, कितनी आबादी को शामिल करना है किस वार्ड में, ये आप अच्छे से डिसाइड करिए, क्योंकि बहुत सोच समझ के फैसला लेने की जरूरत है। लेकिन जितने भी वार्ड बने कम से कम उसमें काम होना चाहिए। सिर्फ इतिश्री इतनी नहीं कि आपने वार्ड बना लिए, परिसीमन हो गया, चुनाव हो गए, वोट कास्ट कर दिया, बन गए पार्षद किसके कितने और इसके बाद हो गया। सिर्फ शिकायतें आम जनता करते रहे, सिर्फ वोट डालने के लिए नहीं है। तो इसलिए प्रदेश की जनता कम से कम इस बात का इंतजार कर रही है कि जब यहां निगम के चुनाव होंगे तो उनको सिर्फ वोट में भागीदारी तो रहेगी, लेकिन जिस मकसद से किया जा रहा है वो मकसद पूरा होना चाहिए, विकास के लिहाज से, आम जन की समस्याओं के लिहाज से। चलिए इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।